2019 में एक श्री राम बहादुर राय हैं। जब बीजेपी की सत्ता नहीं थी तो बड़े प्रगतिशील वो दिखाई पड़ते थे, जनसत्ता के वो एडिटर भी थे। उन्होंने एक किताब लिखी, रिव्यूइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी कॉपी है मेरे पास, बुक छापा है। 15 अगस्त 23 को प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय कहते हैं और लिखते हैं कि यह संविधान नकारा है। तो प्रधानमंत्री ने बोला है, ये जो बोलते हैं करते नहीं, और कभी अगल बगल से कहवा देते हैं। तब से एक बड़ी खलबली है, खास तौर से दलितों में, पिछड़ों में और अल्पसंख्यकों में, कि यह संविधान बहुत दिनों तक रह नहीं पाएगा। आज की स्थिति है कि आगे या संविधान रहेगा या बीजेपी की सरकार रहेगी। बीजेपी की सरकार रहेगी तो संविधान नहीं रहेगा, जो इन्होंने तय कर लिया है। मैंने प्रेस विज्ञप्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनाई है। सावरकर जी क्या कहते हैं कि मुसलमान ईसाई इस देश में रह तो सकते हैं, पितृभूमि है लेकिन पुण्य भूमि नहीं। और गोलवलकर जो सबसे लंबे समय तक संघ के सरसंघ चालक थे, 43 वर्ष तक करीब करीब, उन्होंने कहा कि अंग्रेज जाने के बाद आजादी के हकदार अगर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक होंगे तो इससे अच्छा कि हम आजीवन गुलामी करूंगा, अंग्रेजों की गुलामी करूंगा। ये साक्ष्य के साथ है, आप देख ही सकते हैं, क्योंकि पुरानी चीजें उखाड़ करके लाते हैं तो लाजमी है कि हम भी कहें। वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो संविधान बदलने की कोशिश की थी, विरोध हुआ, हार गए, आगे संविधान में परिवर्तन नहीं हो पाया। और 12 दिसंबर 1949 में इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का और संविधान का पुतला जलाया था। इनको आर्टिकल 25 जो रिलीजियस फ्रीडम है वहां से लेकर 29 तक बड़ी दिक्कत है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए, इनकी स्वायत्ता नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 16 से भी बड़ी परेशानी है, जहां से दलितों, पिछड़ों को आरक्षण मिलता है। इसके अलावा जो इनके 10 साल के कार्यकलाप हैं, अंदर से संविधान को काफी हद तक खोखला कर दिया है। इंतजार है मई के लास्ट वीक 24 का, फिर सरकार बनी तो ये संविधान बदल देगी। हम संविधान बचाने के लिए दिल्ली की रामलीला मैदान में 5 नवंबर को रैली कर रहे हैं। जाति जनगणना है, जो जनता टैक्स देती है। ऑक्सफैम रिपोर्ट आने के पहले इस देश के पूंजीपति बड़ा चौड़ा होके बोलते थे, टैक्स पेयर्स की मनी, टैक्स पेयर्स की मनी। पता लगा कि अमीर 4% ही टैक्स देता है, आम आदमी गरीब का टैक्स, उसी से रेल बना, उसी से पोर्ट बने, उसी से बैंक बने, उसी से सब बने, उसको ये औने पौने दाम में बेच रहे हैं ताकि सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाए।
जाति जनगणना से क्यों डरे हैं? तेलंगाना में कहते हैं पिछड़े जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब लाभ लेना होता है तो सबसे ज्यादा जाति का शोषण यही करते हैं। मोदी जी खुद सवर्ण समाज में थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद बैकवर्ड में शामिल करा लिया। पूरे देश में जाके रोया कि मैं बैकवर्ड हूं, मुझे वोट दो, वोट दिया। लेकिन जब बैकवर्ड की तरक्की की बात आती है, जाति जनगणना की बात आती है, तो कहते हैं जातिवाद इससे बढ़ रहा है। इन्होंने जब इसके पहले का जो मंत्रिमंडल में बदलाव किया था, 27 ओबीसी के मंत्री बनाए गए थे, तो जाति पहले लिखी गई थी, नाम बीच में था और मंत्रालय लास्ट में। तो जाति का शोषण करना, जाति का लाभ उठाते हैं, लेकिन जब उन सभी जातियों को उनके हक देने की बात आती है तो जातिवाद नजर आता है। वोट के समय सब हिंदू नजर आते हैं। अगर ये पिछड़ों को आरक्षण मिले जाति जनगणना हो करके, तो क्या ये हिंदू नहीं है? क्यों विरोध कर रही है बीजेपी? इसको लेकर के हम 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। और सारे एक दो और बातें हैं हमने लिखा है, जो कि मेन बातें हमारी यही है, किस तरह से बैंक लूटा जा रहा है, किस तरह से कुटीर उद्योग और छोटे मझोले जितने व्यापार हैं सब खत्म कर दिए जा रहे हैं, नौकरियां खत्म करी गई, आरक्षण खत्म कर दी। क्योंकि आज के समय में यह है कि अगर मुसलमान अपनी अलग से भी कोई रैली करती, सम्मेलन करता है, तो भी उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इतना इनका गंदा प्रचार है। कहा देखो, कहें प्रचार की देखो मुसलमान एक हो रहे, हिंदू एक हो जाओ। तो ये जो सेकुलर लोग हैं, चाहे जिस जाति बिरादरी के हों, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, ईसाई हैं, अब सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सिविल सोसाइटी, असली सिविल सोसाइटी है। अन्ना हजारे का जो ड्रामा था सिविल सोसाइटी के नाम से पूरे देश में बताया गया कि सिविल सोसाइटी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। ये सिविल सोसाइटी असली है, न कांग्रेस से हम आदमी ले रहे हैं, न समाजवादी पार्टी से, किसी दल से नहीं। ये रियल सिविल सोसाइटी है, वो फर्जी सिविल सोसाइटी थी। तो ये सिविल सोसाइटी मैदान में आकर के अपना हिसाब मांगती है, हक मांगती है, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आगे आई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से गवर्नमेंट आई है तब से कुछ ना कुछ चेंजेस हुए जा रहे हैं। जैसे कि शुरुआत के अंदर मॉब लिंचिंग का अपना शुरू हुआ कि शक्ल देख के, कपड़े देख के मॉब लिंचिंग होनी शुरू हो गई। उसके बाद में जब दोबारा इनकी सरकार चुनकर आई तो एनआरसी इन तमाम मुद्दों के ऊपर कहने लग गए कि भाई इन लोगों को बाहर करा जाए, नागरिकता से हटाया जाए, एनआरसी कानून लेकर आए। और अब जो इनकी तीसरी बार जो सरकार बनेगी तो इन्होंने पहले ही इंडिकेशन दे दिया है कि संविधान को चेंज करेंगे। और संविधान को चेंज करने का मकसद यही है कि कुछ लोगों के इसमें वोटिंग राइट काटे जाएंगे। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है सभी से कि ज्यादा से ज्यादा हमें इस रैली में भाग लेना है और संविधान को बचाना है। ना ये बात पहुंचाई कि 57 मुल्कों से लड़ोगे, तुम तो एक मुल्क से जो इतना सा दिल्ली से भी आता है, उस 10% भी पॉपुलेशन नहीं है दिल्ली की, उस आदमी से अपने 8 आदमी लाके दिखाओ। योगी साहब और मोदी साहब का मैं शुक्रिया अदा करने तन मन धन से पहुंचूंगा। 8 आदमी नहीं ला जाते इनसे
और हमारे लिए यहाँ पे बातें मिलाते। अरे मेरे हिंदू भाइयों, कान खोल के सुन लो, नौकरी आपकी गई, बिजनेस आपका गया, कारोबार आपका गया, हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम तो आज भी पेंशन लगाने वाले हैं। हमारे समाज को तो कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों की तरफ देखो, अपने समाज की तरफ देखो। हम तो कल भी मजदूर थे, आज भी मजदूर रहेंगे, परसों भी मजदूर रहेंगे, मगर अपने हक के लिए मोदी जी से अपना हिस्सा मांगो। मैं बहुत दिल से चाहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों को मेरा हिस्सा मिल जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हमें भी दे दो आप अपने हिस्से में से जो हमारा बनता है, वेलकम। मगर इतने टाइम लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई हमारे हिंदू भाइयों की 88% है। हमारे ऊपर कोई पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ रहे, हमारे ऊपर आटे के रेट नहीं बढ़ रहे कि वसीम मियां को आटा 100 रुपए किलो मिलेगा, अनिल भाई को आटा 40 रुपए किलो मिलेगा, वसीम मियां को पेट्रोल 100 रुपए मिलेगा, अनिल भाई को फ्री में मिलेगा। तो हम ना कल कमजोर थे ना आज कमजोर है। हमें तो अपने सभी भाइयों से अपील है, सभी मीडिया वालों से, कि 7 तारीख को वहां पहुंचे और 5 तारीख को रामलीला ग्राउंड में मैं डॉक्टर साहब के साथ में खड़ा हुआ हर चीज से। आपके सवाल बड़े अच्छे हैं। देखिए, हिंदू तो कोई नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं। कोई कहार है, कोई चमार है, कोई धोबी है, कोई खटीक है, कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई कुर्मी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ये मैं बार बार कहता हूं। काश हिंदू होते सब तो ये देश कभी गुलाम भी ना होता। तो भाई एक बात है कि शादी तो अपने जाति में ही करते हैं लोग। आज भी 95% 90% तक वैवाहिक कालम में आप देखेंगे कि छत्री को छत्री चाहिए, खत्री को खत्री चाहिए, जाटों को जाटो चाहिए, जाट को जाट चाहिए। ये भारत की सच्चाई है। मराठा जितना आदमी, लोग कहते हैं इजराइल में जब इजरायली लोग या अफगानिस्तान में जो लोग भी मिलिटेंट हैं, ऐसा हमारे यहाँ भक्त भी कहते कि हमारे देश में ऐसी क्यों नहीं जज्बा है। जज्बा है, लेकिन जाति के ऊपर आए तो मराठा आंदोलन चल रहा है। 18-19 लोग आत्महत्या कर लिए, कितनी आगजनी हुई। जात के नाम पर आए तो दुनिया में इनसे बड़ा कोई फाइटर नहीं। देश के नाम पर, समाज के नाम पर केवल ज्यादातर भाषण है। और तीसरी बात है कि बीजेपी में इसलिए गया कि कांग्रेस में उस समय प्रयास किया, मैं भी संसद पहुंचना चाहता था और फ्री में नहीं गया था। और मैंने पूरे बोर्ड, देश का वोट दिलवाया और मेरे 500-600 की स्पीचेज हैं। उसमें से 300 स्पीचेज करीब करीब अनायास आप वेबसाइट पर या जो भी है वो बीजेपी के खिलाफ में है। अब 2019 से लेकर के ये 24 होने वाला 5 साल में कोई दलित कोई सवाल संसद में उठाता हुआ दिखे। मैं तो अपने समाज के लिए गया था, उठाया है और करूंगा अपने समाज के लिए। वहां गुलामी करने नहीं गया था। और इनका सबरीमाला मंदिर में जब जजमेंट आया कि महिला और पुरुष को प्रवेश होना चाहिए, तो इनका हमने चुनाव बिगाड़ दिया था। केरल में 4 जजेज का बेंच था जिसमें फैसला दिया था। अमित शाह जी रोज यहाँ पर 14 जिले थे, 14 प्रदर्शन किए। हमने कहा ये कैसे, महिला पुरुष को बराबर। तो वहां पर बड़ा बड़ा छपा केरल में कि बीजेपी का ही सांसद समर्थन कर रहा है सबरीमाला का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। मैंने वो भी किया है। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा भी भेज रहे थे मुझे, अभी भी मेरे 2 साल तक मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं सिटिंग पोजीशन से छोड़ के आया था क्योंकि मेरे साथ चीटिंग कर रहे थे। कहा कि लोकसभा के लिए आरएसएस तैयार नहीं है, आपसे नाराज है और राज्यसभा बाद में जाए। टिकट तो बहुतों का कटा, छोड़ा किसी ने, कोई छोड़ा नहीं। तो ये आपने पूछ करके सवाल अच्छा किया। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही किया था, जिस कांग्रेस से पूरे जीवन तक संघर्ष किए, लड़े थे।
विरोधी थे, कांग्रेस में जाकर के सेवा किया। वो पिट्ठू नहीं बने, हम पिट्ठू नहीं बने, हमने अपनी आवाज उठाई, उठाएंगे आवाज। और कांग्रेस में समाजवादी में पढ़ रह करके अगर कौम के लिए न बोल पाए क्या मतलब होता है? वो संसद में बात उठाने के लिए जाता है, लड़ने के लिए जाता है। रामनाथ कोविंद 20 मई 2014 को मेरे यहां अपना बायोडाटा लेके आए थे कि भाई साहब मेरा भी कोई सिफारिश कर दो। 2014 में इनको कैंडिडेट लायक नहीं समझा था और मेरे यहाँ आकर के मैं उस समय एमपी बन गया था। वो इतना हमारा दबदबा था, दबदबा हमने कम किया अपना आलोचना करके। तो एक दलित को आप पकड़ोगे तो आपके एक दो या नहीं 10 दलित को पकड़ोगे 5 मुसलमान भी हम पकड़ लेंगे। दिन भर क्या करते, मुसलमानों को बैठा करके तमाम सारे स्पोक्स पर बने हुए। बीजेपी भी तो है मुसलमान, तो क्या किया जब पूरा मुसलमान समाज ही गड़बड़। अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं, औरों की जिम्मेदारी नहीं कर सकता। हमारी कुव्वत जितना है, मैं अननेसेसरली दूसरे की आलोचना करूं, मैं अपना कर्तव्य न निभाऊं, सबके सामने है। बीजेपी के बी टीम, बीएसपी, बी टीम, एमआईएम, ये सब बी टीम है। पलटी मारने की बात नहीं है, वहां जाकर के अपनी आवाज, जो प्लेटफॉर्म है वहां जाके लाभ नहीं उठाया है, एक बात है। दूसरी बात है वहां जाकर के भी यही कहता था, वहां जाकर के उनका जी हजूरी नहीं करता, एक लफ्ज कोई दिखा दे। आपने जब बीजेपी ज्वाइन की थी, अरे आप ये तो मैं तो कह रहा हूं आपको, मुर्दे जो बैठे हुए हैं कांग्रेस समाजवादी बीएसपी में बैठे, एक शब्द नहीं बोलते उनके खिलाफ। अब मुर्दों का कर दीजिए। बात है जाके समाज वो पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म है, एक बार इलेक्ट हो गया बस खत्म। नहीं, आप बीजेपी जब ज्वाइन की थी आपने, तब कांग्रेस के खिलाफ आपने बोला था कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस नहीं, ये मैंने बोला था। आप कांग्रेस में आए तब क्या वो अच्छी पार्टी को आपको तब तक क्या करना? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के दरवाजा, मैंने इसका जवाब पहले दे दिया। मैंने प्रयास बहुत किया कांग्रेस में जाने का, इसका मतलब मैं संसद में न जाऊं। जब संसद बन गया तो उसी दूसरे दिन ही कहा मैं अब संसद सबका हूं, बीजेपी का नहीं हूं। मेरे लोकसभा में कम से कम आप जाके देखिए, मैं रोज ही कहता था कि मैं सबका एमपी हूं। मैं आज भी जाकर कभी एक नहीं दो, तो मेरा वोट लिया, कौन सा उन्होंने एहसान किया हमारे ऊपर? मैंने कौन सा एहसान किया उनके ऊपर? अपनी बात कही। अभी आपने ये बोला था कि मैं अपने समाज की आवाज उठाने के लिए गया था, अभी आप कह रहे हैं अरे भैया आवाज, आप देखिए हर साल तो रैली उनके खिलाफ करता था, हर साल रैली करता था एमपी हो करके। पता है आपको? आपको नहीं पता है। हर साल रैली करता था। और एक बार हुआ कि 2018 में रैली में सुबह सुबह, उस दिन तो क्या कहूं, और उस इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ, रैली थी हमारी जबरदस्ती। सुबह जल्दी, मोदी जी संसद में आते नहीं थे, उस दिन सुबह ही सुबह आ गए। हाँ भाई कैसी रही रैली आपकी? ये भी किया है जो विपक्ष में रह के नहीं कर सकता।